Hello students, welcome you in Rasayan Academy Chemistry. So in this series we are covering all the syllabus of your plus 2 chemistry, and in this series we are running up with the syllabus of the chapter surface and catalysis. तो इसमें आपका जो आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा, इसमें we shall be discussing about properties of colloidal soles. So we are just going to start with the studying the properties of colloidal soles. तो इसमें सबसे पहला इसका जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? हेट्रोजीनस नेचर. जो कोलाइडल सोल्स है वो दिखने में ऐसा लगता है जैसे होमोजीनियस हो, बिल्कुल एक जैसी कंसंट्रेशन नजर आती है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता. सपोज ये मेरे पास सल्फर सोल है, तो आपको ही पता है कि इसके सल्फर के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं. मैंने कल आपको बताया था, thousands of acid molecules they join together to form the particle whose size falls into the colloidal range. तो ये बड़ा पार्टिकल है, हम इसमें कंसीडर करते हैं, मानते हैं कि इसके बीच में जो सल्फर है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी. तो therefore we say that इसकी जो नेचर होमोजीनियस नहीं है, इसकी नेचर जो है वो क्या है? हेट्रोजीनस. इसकी नेचर क्या है? हेट्रोजीनस. दूसरी बात, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. देखिए बड़ा सिंपल सी बात है कि ये जो पार्टिकल है, कोलाइडल पार्टिकल, दे आर लार्ज इन साइज, साइज में बड़े हैं, तो देयरफॉर दे विल बी लेस इन नंबर, नंबर इनका कम होगा. इफ दे आर लार्ज इन साइज तो दे विल बी लेस इन नंबर. तो देयरफॉर वी कैन से दैट फॉर कोलाइडल सोल्स के लिए द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ colligative properties are always less. Small colligative property change is being observed in this case. Next हमारे पास क्या होता है? नेक्स्ट है हमारे पास कौन सी इसकी प्रॉपर्टी? बड़ी आसान सी है ये, और वो है आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज. देखिए, अगर आप एक रोशनदान से लाइट को आते हुए देखें, तो आपको ये पता लगता है कि लाइट तो आ रही है, लेकिन उसके बीच में यू सी सर्टेन डस्ट पार्टिकल्स जो ऊपर नीचे ऐसे ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव करता दिख रहा है. तो असल में वो तो पार्टिकल के बड़े हैं, है ना, जो आप बिकॉज यू आर एबल टू सी देम इन विद द नेकेड आई. लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से थोड़ा सा ज्यादा होता है. तो बेसिकली व्हाट इज दैट, इनका जो साइज होता है ना वो ऐसा होता है, साइज शेप टेढ़ी मेढ़ी होती है. तो ये कोलाइडल पार्टिकल्स के शेप साइज है टेढ़ी मेढ़ी है, डिस्टर्ब है. और ये क्या हो गया, समझो दिस इज डिस्पर्स्ड फेज. और ये जो पार्टिकल्स है, ये इसके बीच में कौन से रेड वाला मैंने शो कर दिया, ये पार्टिकल्स किसके होंगे? डिस्पर्शन मीडियम. तो डिस्पर्शन मीडियम की जो मॉलिक्यूल्स हैं जब वो मूव करते हैं तो दे एक्सर्ट फोर्स ऑन दीज पार्टिकल्स. इन पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ देयर इरेगुलर शेप, अगर तो उसकी शेप रेगुलर होती तो दे वुड हैव एक्सपीरियंस द फोर्स, सेम फोर्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस. तो नेट उसके ऊपर फोर्स क्या होती है? जीरो होती. लेकिन बिकॉज इसका इरेगुलर, इसके ऊपर क्या है? फोर्सेस लग रही हैं, and because it is experiencing irregular forces, so therefore it show zigzag motions. कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है. These zigzag motions of the colloidal particles in the dispersion medium, that is nothing else but they are termed as Brownian motions. So question is that what are Brownian motions? Brownian motions are nothing else but they represent the zigzag motions of the colloidal particles within the dispersion in the dispersion medium in the colloidal system. वैसे आपको ही पता होना चाहिए कि ब्राउनियन मोशन का काफी ज्यादा यूज होता है. इसमें 2-3 क्वेश्चंस आते हैं. व्हाट कॉज ब्राउनियन मोशन? भाई ब्राउनियन मोशन का कारण क्या है? तो कारण तो इसका ये है, बिकॉज द शेप ऑफ द colloidal particle is irregular. So when they are experiencing the
you can say irregular forces from of the strike of what is known as colloidal particles of the dispersion medium from the different sides से जब उसके ऊपर मतलब forces लगती हैं तो then they show zigzag motions। तो ये इसका cause है। इसकी यूटिलिटी भी मैं आपको बता दूं। ब्राउनियन मोशन, वैसे ये जो नाम है that has come from the word ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट हुए हैं, बेसिकली ही वाज ए बॉटनिस्ट। तो उन्होंने इसको स्टडी किया उन पोलन ग्रेन्स समझते हो? पोलन ग्रेन्स आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा, फ्लावर्स के पार्ट में पोलन ग्रेन्स उसमें होते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ब्राउनियन मोशन यू शुड बी नोइंग दैट एवोगाड्रोस नंबर वाज डिस्कवर्ड। जो एवोगाड्रोस नंबर है 6.023 × 10⁻23 दैट वाज डिस्कवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द ब्राउनियन मोशंस। नेक्स्ट हमारे पास है, इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, है ना, वो विजिबल नहीं होते विद नेकेड आई। अगर हम उसको वैसे देखें तो दिखाई नहीं देते। ट्रू सॉल्यूशन में बिल्कुल नहीं दिखाई देता, सस्पेंशन दिखाई देता है। मैंने आपको जब क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल बताया था उसके बीच में वो सारी बात बताई। लेकिन होता क्या है कि अगर इसमें से लाइट पास की जाए, तो जहां से लाइट जाती है तो कोलाइडल पार्टिकल जहां पे होते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल उस लाइट को क्या करते हैं, स्कैटर करते हैं। एंड ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इस लाइट की स्कैटरिंग के कारण से इट्स पाथ बिकम विजिबल बाय कोलाइडल पार्टिकल्स। तो हम ये कह सकते हैं लाइट इज पास थ्रू कोलाइडल पार्टिकल्स। जब कोलाइडल स्टेट के थ्रू लाइट पास की जाती है तो देन द स्कैटरिंग ऑफ द लाइट टेक्स प्लेस, है ना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डन बाय कोलाइडल पार्टिकल्स एंड देयरफॉर द पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल। इस फिनोमिनन को हम एक नाम देते हैं एंड दैट नेम इज, इट इज नोन एज Tyndall's effect। It is known as Tyndall's effect। Sometime question comes that what is Tyndall's effect? So I'll say the Tyndall's effect is nothing else but it is the phenomenon, है ना, हम इसको ये कहेंगे that it is the phenomenon of, you can say, illumination of the path of the light when it is being passed through the colloidal soul। That phenomenon is known as Tyndall's effect। जो उसका पाथ होता है ना, दैट इज टर्म्ड एज टिंडल कोन। उसे हम टिंडल कोन का भी नाम दे देते हैं, दैट इज टर्म्ड एज टिंडल कोन। नाउ इसके बीच में 2-3 बातें हैं, उसको आप नोट कर लें, उसको आप जरूर नोट कर लें। व्हाट इज दैट? आपको ये पता होना चाहिए कि दैट जो टिंडल इफेक्ट है दैट इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड, टिंडल इफेक्ट इज बेस्ट ऑब्जर्व्ड व्हेन the diameter of the colloidal particle is smaller than that of the wavelength of the light used। भाई जो आप लाइट की वेवलेंथ को यूज कर रहे हैं, है ना, जब आप वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है, जब आप वेवलेंथ जो कोलाइडल पार्टिकल्स है उसका जो डायमीटर है दैट शुड बी स्मॉलर, मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज्ड। तो तब ये मैक्सिमम ऑब्जर्व होता है। और दूसरी बात क्या होना चाहिए, 2 यहां पर मीडियम है। एक कौन सा है, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम है। डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में, डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका मैक्सिमम डिफरेंस होना चाहिए। जितना उनके रिफ्रैक्टिव इंडिसेस में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जितना डिफरेंस होएगा उतना ही ज्यादा वो जो लाइट है, लाइट का पाथ जो है वो उतना ही ज्यादा विजिबल होगा। इसमें ये क्वेश्चन भी आया था दैट व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ टिंडल्स इफेक्ट। टिंडल्स इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या है? 2 एप्लीकेशन सुनिए भाई। हमारे पास 2 सिस्टम है, सपोज करो ये एक है ना, एक बीकर है, एक ये बीकर है, इसके बीच में कोई सिस्टम पड़ा हुआ है ना। अब कोई ये कहता है यस, इसके बीच में क्या है,
ट्रू सोल्यूशन है, इसमें कोलाइडल सोल्यूशन है, दूसरा कहता है नहीं इसमें कोलाइडल, इसमें ट्रू। मतलब हमें पता नहीं लग रहा कि इसमें कोलाइडल सोल्यूशन है और किसमें ट्रू सोल्यूशन है। सिंपल, उसको डार्क में ले जाओ और एक साइड में टॉर्च ले लो, टॉर्च की लाइट डालो, तो जिसमें से उसका पाथ क्या हो जाए, विजिबल हो जाए। जिसमें से उसका पाथ विजिबल हो जाए तो वो जो होता है वो कोलाइडल सोल होगा, जिसमें नहीं विजिबल होगा तो कोलाइडल सोल नहीं होगा। दूसरी बात, on the basis of Tyndall's effect, electron microscope was discovered. On the basis of Tyndall's effect, what is that? Electron microscope was discovered. Electron microscope को discover किया गया। एक आप Tyndall effect को आप अपने नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं, जैसे जिस दिन फॉग होती है ना, उस दिन अगर आप टॉर्च की लाइट देखें या रात के टाइम पे जो टॉर्च की लाइट है उसका जो पाथ है वो विजिबल होता है। आप पिक्चर देखने के लिए जाते हैं थिएटर में, तो प्रोजेक्टर से जो लाइट आती है स्क्रीन के ऊपर, उसका पाथ विजिबल होता है। दैट्स ऑल टिंडल इफेक्ट, वो सभी टिंडल इफेक्ट है। नेक्स्ट इज, हमारे पास इसकी एक और प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी कौन सी? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास कौन सी? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, देखिए सबसे पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए भाई, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो चार्ज्ड है। कोलाइडल पार्टिकल्स चार्ज्ड, they are charged, they are electrically charged। अब इलेक्ट्रिकली चार्ज है तो यहां पर दो बातें आती हैं, है ना? हाउ चार्ज इज डेवलप्ड, भी उसके ऊपर चार्ज डेवलप क्यों हुआ, पहली बात। और दूसरी बात, चार्ज है दो टाइप का है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। किसके ऊपर पॉजिटिव होगा, किसके ऊपर नेगेटिव? तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूं हाउ चार्ज इज डेवलप, भाई चार्ज डेवलप कैसे होता है। अभी मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में आपको ये बताया क्या कि भाई कोलाइडल पार्टिकल्स कैसे बनाए जाते हैं, बाय मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। तो जब आप मैकेनिकली उसको पार्टिकल्स को क्या करते हो, डिसइंटीग्रेट करते हो, तो एज द रिजल्ट ऑफ द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज इज डेवलप्ड। दूसरी टेक्निक मैंने उसमें आपको बताई थी बाय इलेक्ट्रॉन डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रॉन डिसइंटीग्रेशन में मैंने आपको ये बताया कि ये रॉड है, दूसरी रॉड है, दोनों रॉड को अपने नजदीक लाए, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक स्पार्क बना, है ना? मेटल इवेपोरेट हुई, तो वो जब मेटल इवेपोरेट होते हैं तो समटाइम टेक्स सम इलेक्ट्रॉन, इट कैप्चर्स सम इलेक्ट्रॉन्स, जिसके कारण से इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में भी मैंने आपको ये बताया कि भी कोलाइडल पार्टिकल्स है, उसके ऊपर दूसरे पार्टिकल आके क्या हो गए, स्टिक कर गए, है ना, एब्जॉर्ब हो गए। जैसे वो उसके ऊपर एब्जॉर्ब हुए तो उसके ऊपर एक पर्टिकुलर टाइप का चार्ज आ गया। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज हाउ चार्ज इज डेवलप्ड। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज, चार्ज के बेसिस के ऊपर जो नेगेटिवली चार्ज सोल्स हैं, इनके मैं कुछ के एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और वो क्या है, मेटल सोल्स। जितने मेटल सोल्स होते हैं वो सभी के सभी शुड बी नोइंग दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। मेटल सोल्स, मेटल सल्फाइड्स, जितने भी मेटल सल्फाइड्स हैं, जैसे अगर मैं कहूं AS2O3 CDS कैडमियम सल्फाइड एटसेट्रा, वो नेगेटिवली चार्ज सोल्स होते हैं। स्टार्च, गम, जेलेटिन, स्टार्च, गम, जेलेटिन, ये हो गया, ये भी नेगेटिवली चार्ज है। और जो एसिडिक डाइज होती हैं, वो एसिडिक डाइज नेगेटिवली चार्ज सोल होता है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज सोल की बात करूं तो मैं कहता हूं मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मेटल हाइड्रोक्साइड्स में जैसे मैंने क्या बोला, फेरिक हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा, ये पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं। ऑक्साइड्स
हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स Al2O3.XH2O, Fe2O3.XH2O, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड्स हो गए, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन और कौन सा, बेसिक डाइज, बेसिक डाइज। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज सोल्स। आपको एक इसका बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव में बात करेंगे, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, बिकॉज इससे जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो इसको इसके साथ रिलेट करके क्वेश्चन बनाया जा सकता है। लेकिन अभी मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। भाई आपके पास क्या है, सपोज आपने ये यू शेप ट्यूब ले ली ऐसे, है ना, और इसमें हमने कोई कोलाइडल सोल डाल दिया, कोई कोलाइडल सोल डाल दिया। तो जब आपने इसमें कोलाइडल सोल डाला तो यहाँ पर ये दो आपने क्या लगा दिए, इलेक्ट्रोड्स, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब इसके बीच में आपने कोलाइडल सोल डाल दिया, ठीक है। अब आपको पता है कोलाइडल सोल के ऊपर तो चार्ज होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो व्हेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, जब इसके थ्रू आप इलेक्ट्रिक करंट को पास करेंगे तो व्हाट विल हैपन, इसमें क्या होएगा, दैट इज जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं दे विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव की तरफ, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो हम ये कह सकते हैं द फिनोमिनन ऑफ मूवमेंट ऑफ colloidal particles, phenomenon of movement of colloidal particles toward their respective electrodes under the influence of applied electric field, applied electric field, under the influence of applied electric field. The phenomenon of movement of colloidal particles toward their respective electrodes under the influence of applied electric field is known as, उसे हम क्या नाम देते हैं, that is known as, से इसको एक नाम देते हैं, and that name is electrophoresis, electrophoresis, या इसे नाम देते हैं कैटाफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस, और इट इज टर्म्ड एज कैटाफोरेसिस। ये इसके लिए नाम है, दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस और कैटाफोरेसिस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम स्टार्ट कर रहे हैं कोलाइडल सोल की, और वो है इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, या इसे बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। ये वैसे आपके सीबीएसई में नहीं है, लेकिन चलो फिर भी मैं आपको इसकी डिटेल्स बता देता हूँ, बिकॉज बड़ा एक अनएक्सपेक्टेड सी बात थी। इस बार एग्जाम में ये आया था, है ना, इन दिस टाइम इट वाज अ क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ। मैंने आपको एक बात बताई, ये बात बताई भी, जैसे AgNO3 है, अगर हम उसके साथ पोटेशियम आयोडाइड ले लें, है ना, AgNO3 है, उसमें हम पोटेशियम आयोडाइड ले लें, तो क्या होता है, इट विल फॉर्म AgI प्रेसिपिटेट्स और साथ में KNO3। ये आपस में वैसे प्रेसिपिटेट्स होते हैं, बट टू दिस फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स, अगर इन फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स में आप क्या डाल दें, इफ यू ऐड इन इट एक्सेस ऑफ क्या, AgNO3, या यू ऐड एक्सेस ऑफ क्या, KI, दोनों में से कोई आप एक चीज एक्सेस में अगर आप इसमें ऐड कर देते हो तो एक फिनोमिनन होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन। उस फिनोमिनन को हम क्या नाम देते हैं, पेप्टाइजेशन। मैंने आपको समझाया था व्हाट इज पेप्टाइजेशन। आई जस्ट टोल्ड यू दैट पेप्टाइजेशन इज अ प्रॉपर्टी, है ना, ऑफ पासिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स इनटू द कोलाइडल सोल बाय एडिशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट टू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स। तो मैंने आपको इसका रीजन भी बताया, मैंने आपको ये रीजन इसका बताया कि दैट टू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स, ऐसे मैंने आपको बताया था भाई ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स है, तो इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोलाइट है जो हमने ऐड किया, जिसे हम पेप्टाइजिंग एजेंट बोलते हैं,
उसका एक कोई पर्टिकुलर आयन इसके ऊपर आता है और इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, इसके ऊपर आता है और इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है। तो जिसके कारण से इन सभी पार्टिकल्स के ऊपर एक जैसा चार्ज हो जाता है, एंड ड्यू टू द सेम चार्ज दे कैन नॉट कम क्लोज टू ईच अदर फर्दर एंड आर अनेबल टू फॉर्म प्रेसिपिटेट्स। उससे वो प्रेसिपिटेट्स नहीं बना सकते, एंड दे रिमेन डिस्पर्स्ड इन फॉर्म ऑफ द कोलाइडल स्टेट। वो कोलाइडल स्टेट के फॉर्म में डिस्पर्स्ड है। चलिए मैं आपको इस बात को फर्दर थोड़ा और समझाता हूं। सपोज ये आपके पास प्रेसिपिटेट है, ये आपका प्रेसिपिटेट है, कौन सा? फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट का फाइन पार्टिकल, जिसके ऊपर है ना, से इट इज अ प्रेसिपिटेट ऑफ AgI। ये AgI है, जैसे मैंने यहां पे सर्कल में दिखाया। इसके ऊपर एक मैंने सपोज एक्सेस ऑफ AgNO3 डाला, तो यू नो इसके ऊपर Ag आयन, Ag आयन, Ag आयन, Ag आयन है ना, ये इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो गए। These ions they get absorbed over it। ये इसके ऊपर ये लेयर जो है, ये इसके ऊपर क्या है? एड्सॉर्ब्ड है, एड्सॉर्ब्ड, ठीक है। तो ये तो उसके ऊपर चिपक गई, फिक्स हो गई। तो ये बेसिकली ये लेयर है आपके पास, कौन सी लेयर? फिक्स्ड लेयर। कौन सी लेयर है? फिक्स्ड लेयर। मैं एक और बात इसमें आपको करता हूं, दैट इज इसमें आपने क्या डाला था? AgNO3। तो एक और आयन भी अभी है, देखो Ag आयन का काउंटर आयन यहाँ पे कौन सा? नाइट्रेट। तो ये नाइट्रेट आयन है ना, उस मीडियम में ऐसे घूमते रहेंगे, ओके। ये इसके ऊपर एब्जॉर्ब नहीं है, बट दे आर जस्ट मूविंग, वो मूव करते रहते हैं। तो व्हाट हैपेंस दैट दिस इज ए डबल लेयर, है ना, एक ये डबल लेयर बन गई। इसे बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। कैसे नाम देते हैं? हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अब इसमें क्या है कि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ दीज काउंटर आयंस, मतलब जो आयन इसके ऊपर एब्जॉर्ब हुए उससे पॉजिटिवली चार्ज आयन, है ना, जब ये मूव करते हैं तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मोशन देयर अ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड। एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या नाम देते हैं? इट इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रो चार्ज से रिलेटेड है, काइनेटिक मोशन से रिलेटेड है पोटेंशियल, या इसे क्या नाम देते हैं? जीटा पोटेंशियल। तो दिस इज डबल लेयर एब्जॉर्प्शन, मतलब एक फिक्स लेयर है, एक ये कौन सी लेयर हो गई? ये ब्लू वाली जो मैंने इसमें शो की है, ये कौन सी लेयर हो गई? दिस इज मूविंग लेयर, ठीक है। तो ये जो मूविंग लेयर में जब ये मूव करता है तो समटाइम इसकी कंसंट्रेशन इधर ज्यादा हो जाएगी, समटाइम कम हो जाएगी। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कंसंट्रेशन डिफरेंस व्हाट हैपेंस? द पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस is known as zeta potential, or it is termed as electrochemical potential. It is known as zeta potential, or it is known as say electrochemical potential. Sometimes इस moving layer को एक और भी नाम देते हैं. This is fixed layer and this is also termed as, sometimes it is also termed as diffused layer. दो इसको नाम दिया है ना. What is that? एक इसका नाम क्या हमने दिया? फिक्स लेयर, या दूसरी वाली लेयर कौन सी होगी? डिफ्यूज्ड लेयर। नाउ मैं इसको थोड़ा और आगे डिस्कस करता हूं आपके साथ, और वो डिस्कशन कुछ इस तरीके से। अब जो मैं सुनिए, अब मैं आपको 15-20 मिनट के लिए जो आर्टिकल करवाऊंगा, 99% ये पॉसिबिलिटी है कि अगर ये चैप्टर 4 मार्क्स का आता है तो उस 4 मार्क्स में से आपको कम से कम 2 या 3 मार्क्स का अब आने वाले जो 15 मिनट में मेरी डिस्कशन होगी उसमें से आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टिकल ऑफ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। तो मैं आपके साथ एक डिस्कस करता हूं, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज से, मेरे पास है एक टर्म कोएगुलेशन, ये इसे बोलते हैं फ्लोकुलेशन। ये बड़े डिफरेंट सी टर्म्स है, इन्हें हमें समझना पड़ेगा। कोएगुलेशन या इसे बोलते हैं फ्लोकुलेशन। सुनिए, अभी मैंने आपको अभी तक ये डिस्कशन आपके साथ किया कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं
उनके ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, ये फंडामेंटल बात आपने समझ ली कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। ठीक है, ऐसे उसके ऊपर चार्ज होता है और चार्ज एक जैसा होता है, सभी के ऊपर एक जैसा चार्ज होता है, जो फिक्स लेयर बनाती है। इससे पहले मैंने आपको बताया दो लेयर्स है, फिक्स लेयर, डिफ्यूज लेयर। डिफ्यूज लेयर तो घूमती रहती है, लेकिन जो फिक्स लेयर है उसके ऊपर एक जैसा चार्ज होने के कारण से इसके नजदीक नहीं आते, वो आपस में इकट्ठे नहीं हो पाते, वो आपस में इकट्ठे नहीं हो पाते। तो व्हाट हैपेंस, मतलब they remain dispersed in the medium, dispersion medium, and result the formation of the colloidal soul. उससे जो है colloidal soul बनते हैं। ये बात तो पक्की है। अब मैंने क्या किया, इसके बीच में सपोज एक और इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, एक और इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। ये इलेक्ट्रोलाइट जो मैंने इसमें डाला, तो इसने इस पॉजिटिव चार्ज को, जो चार्ज इसके ऊपर फिक्स लेयर का था, उसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। और जैसे ये चार्ज क्या हुआ, न्यूट्रलाइज हुआ, है ना, तो क्या हुए, ये पार्टिकल्स आपस में दोबारा से इकट्ठे हो गए, एंड इकट्ठे हो गए दे हैव फॉर्म्ड प्रेसिपिटेट्स। अब अगर वो प्रेसिपिटेट्स हल्के हैं, डेंसिटी उनकी कम है, तो दे विल स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, और अगर वो भारी हैं तो दे विल सेटल डाउन, नीचे बैठ जाएंगे। एक ही बात होगी। दैट फिनोमिनन इज नोन एज कोएगुलेशन और फ्लक्चुएशन, मतलब पेप्टाइजेशन का उल्टा हो गया। उसमें क्या था, प्रेसिपिटेट्स को हम किसमें, कोलाइडल सोल की फॉर्म में लेके आते हैं। यहाँ पे कोलाइडल सोल को हम किसमें, उसके प्रेसिपिटेट्स बनाते हैं। तो व्हाट इज नोन एज से दिस कोएगुलेशन और फ्लक्चुएशन। तो व्हाट अगेन से मैं यहाँ पर क्या डिफाइन करूँ, क्या इसको बोलूँ, हम ये कह सकते हैं समटाइम व्हेन सम इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू, व्हेन सम इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड टू किसमें, द कोलाइडल सोल, to the colloidal system, what happens as a result of neutralization of its charge, इसका जो चार्ज है ना, वो न्यूट्रलाइज होने के कारण से it results in the formation of the precipitates. Those precipitates either settle down or float on the surface, वो सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, है ना, या नीचे सेटल हो जाते हैं। That phenomenon is known as coagulation or flocculation. एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, मिल्क, दूध लिया हमने, उस दूध के बीच में हमने नींबू निचोड़ दिया, मतलब इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, है ना। तो वो जो दूध है, जब हम उसके बीच में नींबू निचोड़ते हैं, तो वो जो इलेक्ट्रोलाइट हम उसके ऊपर डालते हैं, यू नो मिल्क इज अ कोलाइडल सोल, है ना। तो वो जो आप इलेक्ट्रोलाइट उसके बीच में ऐड कर रहे हो, तो वो उसके चार्ज पार्टिकल्स को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, जिसके कारण से वो इकट्ठे होकर अक्यूमुलेट हो जाते हैं, एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पनीर, पनीर बन जाता है। हम ये कहते हैं मिल्क कोएगुलेट हो गया, ये वर्ड आपने सुना है, कोएगुलेशन ऑफ द मिल्क। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज, ये कोएगुलेशन की एक होता है हमारे पास, यहां पे कुछ टर्म्स हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सारी। कोएगुलेशन नंबर या फ्लक्चुएशन नंबर, कोएगुलेशन नंबर या फ्लक्चुएशन नंबर, व्हाट इज दैट। सुनिए, मैंने 1 लीटर कोलाइडल सोल लिया, व्हाट आई हैव टेकन 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सोल। तो इसमें मैंने कोई एक पर्टिकुलर सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट डाला, ये इलेक्ट्रोलाइट मैंने इसमें डाला, ठीक। तो हाउ मच मिलीमोल, इसके में कितने मिलीमोल्स डालूं, है ना, हाउ मच मिलीमोल्स, है ना, हाउ मच मिलीमोल्स ऑफ दिस इलेक्ट्रोलाइट इज टू बी एडेड। इसके बीच में हम कितना वो सब्सटेंस जो है ना इसमें डाल दें कि इसकी कंप्लीट कोएगुलेशन हो जाए, कि इसकी क्या हो जाए, कंप्लीट कोएगुलेशन हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट बी एडेड टू, द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट दैट मस्ट बी एडेड टू 1 liter of the colloidal soul, so as to bring about its complete coagulation. So as to bring about its complete coagulation is known as coagulation number. उसे हम क्या बोलते हैं, complete coagulation number. सुनिए, मेरे पास सपोज 2 इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, ये इलेक्ट्रोलाइट 1A, ये B, सपोज ये C, ये 2-3 है ना। सपोज करो मैंने एक पर्टिकुलर कोलाइडल सोल लिया, उसका 1 लीटर
सपोज इसका मुझे इसमें 2 मोल्स डालने पड़े, क्यों कंप्लीटली कोएगुलेट हुआ तो इसका कोएगुलेशन पर क्या होगा 2। इसके मुझे से 3 डालने पड़े 3, इसके से 5 डालने पड़े 5। इसका कोएगुलेशन नंबर ज्यादा है, इसकी कोएगुलेशन पावर जो इसकी है वो क्या आएगी, इट विल बी लेस। कहने का मतलब ये हुआ मोर इज द कोएगुलेशन नंबर या कोएगुलेशन वैल्यू, लेस विल बी द कोएगुलेशन पावर, लेस विल बी द कोएगुलेशन पावर। एक लॉ होता है बेटा, सुनिए, अभी तक हमने एक चीज को जरूर एक बात को समझ चुके हैं, बड़े अच्छे से समझ चुके हैं, और वो ये है क्या कि जो कोलाइडल सोल्स है उनके ऊपर चार्ज होता है। जो कोलाइडल सोल्स है उनके ऊपर क्या होता है, कोलाइडल सोल्स दे आर चार्ज पार्टिकल्स एंड बिकॉज ऑफ दिस चार्ज द कोलाइडल सिस्टम इज स्टेबल। इस चार्ज के कारण से ही कोलाइडल सिस्टम जो है वो क्या होता है, स्टेबल होता है। हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो उसकी कोएगुलेशन हो जाते हैं, बिकॉज उससे उसके ऊपर का जो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। ओके, अब सपोज एक मेरे पास ये सोल है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। मैंने आपको कल एक बात बताई थी इन द लास्ट लेक्चर, क्या कि कोलाइडल पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज होता है और हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं। कौन से सोल होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज सोल होते हैं। अब सपोज मैं इसको कोएगुलेट करने के लिए इसमें डालता हूं NaCl, मैं इसमें डालता हूं Na2SO4, मैं इसमें डालता हूं Na3PO4। ठीक, डिटेल में थोड़ी बात करते हैं। मतलब यहां पर जो कोएगुलेटिंग आयन है वो कौन सा होगा, Cl- आयन, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके बाद जो नेगेटिवली चार्ज आयन है वो इसका कोएगुलेटिंग आयन है। इसका कौन सा है, सल्फेट आयन। इसका कौन सा है, फॉस्फेट आयन। ये हुआ। तो दीज आयंस, ये वाले जो आयंस है ये क्या है, दीज आर नथिंग एल्स बट दीज आर, ये हमारे पास कौन से होते हैं, कोएगुलेटिंग आयंस, कोएगुलेटिंग आयन, या इसे बोलते हैं oppositively charged ions, oppositively charged ions। जैसे सपोज मैं अगर यहां पे क्या करूं, से टेक ए कोलाइडल सोल ऑफ से गोल्ड। मैंने आपको ये बताया था कि जो मेटल सोल्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। मेटल सोल्स क्या होते हैं, इट इज इटसेल्फ नेगेटिवली चार्ज्ड। और मैं इसको कोएगुलेट करने के लिए सपोज इसमें डाल दूं NaCl, BaCl2, AlCl3। इसमें इसके लिए जो कोएगुलेटिंग आयन हुआ वो कौन सा हुआ, सोडियम आयन, पॉजिटिवली चार्ज आयन, क्योंकि ये खुद नेगेटिवली है। इसका क्या हुआ, बेरियम आयंस। इसका क्या हुआ, एल्यूमिनियम आयंस। ये हुए, दीज आर द आयंस। तो ये आपके पास क्या हुए, अपोजिटिवली चार्ज आयंस हो गए। ये आपके पास क्या हुए, अपोजिटिवली चार्ज आयंस हो गए। अब अगर सपोज करो मैं क्या करता हूं, सुनो, इसकी कोएगुलेशन अगर मैं करता हूं डाल के क्या, सोडियम फॉस्फेट, सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, तो मुझे ये पता लगता है कि दादा इसमें जो कोएगुलेशन ज्यादा होगी देन दिस, और इस केस में यहां पर इसमें कोएगुलेशन ये ज्यादा कोएगुलेट इसको कर पाएगा देन दिस एंड देन दिस। इस जनरलाइजेशन को एक नाम देते हैं एंड दैट नेम इज हार्डी-शूल्स लॉ। व्हाट इज दिस नोन एज, हार्डी-शूल्स लॉ। ये डेफिनेशन आती है, डिफाइन हार्डी-शूल्स लॉ, बड़ा आसान है। अब अगर आपने ये चीज समझ ली तो नाउ इट इज वेरी इजी, और वो ये है, हम ये कह सकते हैं, इसकी ये डेफिनेशन है कि दैट मोर इज द चार्ज ऑन द कोएगुलेटिंग आयन रैपिड
एंड मोर, दोनों चीजें ज्यादा और उसका रेट भी ज्यादा, विल बी द कोएगुलेशन, कोएगुलेशन उतनी रैपिड होगी और उतनी फास्ट होगी। रैपिड एंड मोर विल बी द कोएगुलेशन, उसकी कोएगुलेशन उतनी रैपिड होगी और उतनी फास्ट होगी। दिस इज नोन एज हार्डी-शुल्ट्ज लॉ। चलिए इससे नेक्स्ट बात करते हैं। ये चैप्टर बहुत सिस्टेमेटिक चैप्टर है, इसको आपको अगर एग्जैक्टली पढ़ना है, देखिए मैं अपने लेक्चर में अपना अननेसेसरी टाइम, जैसे कई और टीचर्स वीडियो अपलोड करते हैं अननेसेसरी इधर उधर की बातें, नो आई एम नॉट हैविंग दैट मच टाइम टू से यू दिस, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, नो, आई जस्ट ओनली कंसर्न विद माई सब्जेक्ट, मैं अपने सब्जेक्ट के साथ कंसर्न हूँ। एक बात जरूर मैं कहूँगा कि इस लेक्चर को, इस चैप्टर को आप फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक सारा देखें और एक सीक्वेंस में देखें, तब आप इसको चैप्टर को समझ पाएंगे, है ना, तब ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज ये चैप्टर जो है ना, मतलब अगर आप कोई यहाँ से उठा लो कोई वहाँ से उठा ले, तो ये चैप्टर जो है ना आसान नहीं रहता। अब मैं इससे नेक्स्ट चलते हैं, इससे नेक्स्ट चलते हैं, कुछ ऐसे है, सुनो कि सपोज मेरे पास एक कोलाइडल सोल ए है, ये कोलाइडल सोल ए है, और ये मेरे पास एक कोलाइडल सोल बी है, ठीक, कोलाइडल सोल ए है और ये कोलाइडल सोल बी है। सपोज ए लायोफिलिक है, लायोफिलिक, और बी लायोफोबिक है, लायोफोबिक, ठीक, ये नॉर्मल कंडीशन मैं लेता हूं। सपोज ये कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ये कोई क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। मैंने अभी आपको एक बात समझाई कि अगर मैं इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालता हूं, इसमें डालूं या इसमें डालूं, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द कोलाइडल सोल्स दैट विल ब्रिंग अबाउट कोएगुलेशन। वो उसकी क्या कर देते हैं, कोएगुलेशन कर, वो उसकी कोएगुलेशन कर देते हैं। इसका मतलब जब मैं इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा तो उसको कोएगुलेट कर देगा, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डालूंगा तो वो इसको कोएगुलेट कर देगा। लेकिन अब मैं कंडीशन लेता हूं, और कंडीशन ये है कि सपोज मैंने ए और बी को मिक्स कर दिया, मैंने ए को और बी को दोनों को मिक्स कर दिया, और अब मैंने इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, मैंने ए और बी को मिक्स कर दिया, ए प्लस बी, है ना, और अब इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाला, तो हो सकता है, मैं ये नहीं कहता ऐसा होगा, मैं कहता हूं हो सकता है कि इसमें जब मैं इलेक्ट्रोलाइट डालूं तो कोएगुलेशन ना हो, जब मैं कोई इलेक्ट्रोलाइट डालूं तो उसमें कोएगुलेशन ना हो। तो बेटे एक बड़ी सिंपल सी बात है, मैं ये कह सकता हूं अगर अब इसमें कोएगुलेशन नहीं हुई तो ए ने बी को और बी ने ए को कोएगुलेट होने से बचा लिया। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, बड़ा प्रैक्टिकल लिविंग एग्जांपल है। सपोज करो कि हम दो फ्रेंड्स थे, है ना, मैं और मेरा फ्रेंड, हम दोनों सपोज खेलने चले गए या पिक्चर देखने चले गए, कुछ भी है ना, घर से बहुत टाइम के लिए दूर रहे। अब घर आने से डर लगता है, क्योंकि अकेले अकेले घर पे आए तो क्या होगा, मम्मी मारेगी, ठीक है, कोएगुलेट करके रख देगी। तो अब उसका एक वो सोल्यूशन ढूंढते हैं, वो कहता है यार ऐसा है, पहले तू मेरे घर चल, है ना, तेरे सामने ना मेरी मम्मी मेरे को नहीं डांटेगी, और मेरी मम्मी सेटल हो जाएगी, पर फिर जो है ना अपन जो है ना दूसरे तुम्हारे दूसरे के घर चलेंगे, तो इस तरीके से हम दोनों डांट से बच जाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब ए और बी टुगेदर थे, इकट्ठे है ना, तो उसके ऊपर कई बार इलेक्ट्रोलाइट, कई बार तो फिर मम्मी फिर भी डांटती है ना, तो कई बार हम इसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट अगर हम इसमें डालें तो क्या होगा कि दैट इज, हो सकता है कि इनकी कोएगुलेशन रुक जाए। अगर इनकी कोएगुलेशन रुक जाती है तो व्हाट आई कैन से, क्या मैं कह सकता हूं कि दैट इज ए ने बी को और बी ने ए को कोएगुलेट होने से बचा लिया, दे हैव स्टॉप्ड देम फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ कोएगुलेशन। ये ऐसा एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था जिगमॉन्डी। उसने एक पैरामीटर ढूंढा और उस पैरामीटर का नाम है गोल्ड नंबर।
ये डेफिनेशन आती है, एग्जाम में आती है, और लेकिन इसको समझ लो आप बहुत बहुत ध्यान से, आप पहले समझ लो, बड़ी टिपिकल सी डेफिनेशन है। सुनिए, मैं नॉर्मल कंडीशन एक बात करता हूं। एक हमारे पास सोल होता है जिसे बोलते हैं रेड गोल्ड सोल। मैं इसका रेड गोल्ड सोल का 10 ml लेता हूं। इसका कितना लेते हैं? 10 ml। ठीक है। अब मेरे पास एक और ये सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन है आई एम हैविंग अ सॉल्यूशन ऑफ इसका NaCl। NaCl मींस सोडियम क्लोराइड। ये कितने परसेंट सॉल्यूशन है? 10%। अब नॉर्मल कंडीशन में मैं अगर इसका 1 ml लूं और इसमें ऐड कर दूं, नॉर्मल कंडीशन में अगर मैं इसका 10% NaCl का 1 ml लूं और इसके 10 ml ऑफ स्टैंडर्ड रेड गोल्ड सोल में डालूं, तो इसकी कोएगुलेशन हो जाती है, इसकी कोएगुलेशन हो जाती है। अब सुनो, मैंने क्या किया, मैंने ये कोलाइडल सोल लिया जिसका मुझे प्रोटेक्टिव एक्शन देखना है। मैंने सपोज इसका 1 मिलीग्राम लिया और इसको इसमें डाला, किसमें? रेड गोल्ड सोल में 1 मिलीग्राम डाला, और फिर इसमें 1 ml ऑफ 10% NaCl डाला, इसको शेक किया, देखा कोएगुलेशन हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 1 मिलीग्राम इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। फिर मैं इसमें क्या करूं? 2 मिलीग्राम ले लूं, फिर देखूं 3, 4, 5। अल्टीमेटली मैंने एक ऐसा स्टेज आएगा कि जब मैं इसका कुछ अमाउंट डालूंगा, उस अमाउंट को मैं मिलीग्राम्स में मेजर करूंगा, है ना? तो उसके डालने के बाद अगर मैं इसमें 1 ml ऑफ 10% NaCl डाल दूं, तो उसकी कोएगुलेशन नहीं होती। इसका मतलब इसके x मिलीग्राम ने इसको कोएगुलेट होने से बचा लिया। तो ये जो x है, दिस x इज नथिंग एल्स बट इट इज गोल्ड नंबर ऑफ दिस कोलाइड। वो इस कोलाइड का, ये रेड वाला जो कोलाइड है, इसका गोल्ड नंबर है। इसका मतलब ये हुआ, देखो एक बात तो ये है, जो गोल्ड सोल है वो क्या है? लायोफोबिक है ना? तो मतलब ये लायोफिलिक ही होना चाहिए। तो इसका मतलब गोल्ड नंबर लायोफिलिक कोलाइड्स के लिए होता है। ये ऑब्जेक्टिव्स में क्वेश्चन आता है। तो इसका मतलब मैं ये कहूंगा कि दैट गोल्ड नंबर ऑफ अ लायोफिलिक सोल may be defined as the amount of it in milligrams that must be added in 10 ml sample of standard red gold soul, so that no coagulation takes place even when 1 ml of 10% NaCl is added to it। वो कहता है गोल्ड नंबर ऑफ ए लायोफिलिक सोल, इट मे बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ दैट सोल इन मिलीग्राम दैट मस्ट बी एडेड टू 10 ml सैंपल ऑफ द रेड गोल्ड सोल, सो दैट नो कोएगुलेशन टेक्स प्लेस, इसकी कोएगुलेशन ना हो, सो दैट नो कोएगुलेशन ऑफ इट टेक्स प्लेस इवन व्हेन 1 ml ऑफ 10% NaCl is added to it। चाहे हम इसके में 1 ml ऑफ 10% NaCl डालते हैं तब। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज, ये इसका प्रोटेक्टिव एक्शन हुआ। अब सपोज देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात मैं फिर कहने लगा हूं कि सपोज ये एक लायोफिलिक सोल है, ये एक दूसरा है, ये तीसरा है। इसमें सपोज 10 मिलीग्राम हम डालते हैं, तो तब इसका प्रोटेक्टिव
इसको प्रोटेक्ट करता है। इसका 20 मिलीग्राम डालते हैं, इसका सपोज करो 180 मिलीग्राम डालते हैं। इसका मतलब इसका कोलाइड, इसका वोल्ट नंबर क्या हुआ 10, इसका क्या हुआ 20, इसका क्या हुआ 180। इसका मतलब इसको ज्यादा इसमें डालना पड़ता है तब इसको प्रोटेक्ट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रोटेक्टिव एक्शन कम है, इसकी प्रोटेक्टिव नेचर कम है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दैट मोर इज द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर। अगर गोल्ड नंबर की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, लेस विल बी द प्रोटेक्टिव पावर, प्रोटेक्टिंग पावर, उसकी जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो कम होगी। मोर इज द वैल्यू ऑफ गोल्ड नंबर, लेस विल बी इट्स प्रोटेक्टिंग पावर, उसकी जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो उतनी कम होगी। दिस इज गोल्ड नंबर। ये आपको एग्जाम में 99% आएगा, याद कर लो इसको। यस बेटे, आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज नोन एज सरफेस एंड कैटालिसिस। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो इसी में से आते हैं। गोल्ड नंबर आ गया, इलेक्ट्रोफोरेसिस आ गया, हार्डी-शूल्ट्ज लॉ आ गया, है ना, इसकी एप्लीकेशन बेस्ड आ गए। बिकॉज ये लेक्चर को अभी थोड़ा सा और, इससे नेक्स्ट लेक्चर भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट है, और इससे पहले वाला, ये वाला, और इससे मतलब ये जो 3 लेक्चर्स हैं, है ना, ये तीनों के तीनों लेक्चर्स में से 90% ऑफ योर टोटल जो आपका इस चैप्टर में आना वो आ जाता है। तो इसलिए मैं ये विश करता हूँ बेटे कि आप इन चैप्टर्स को, इस चैप्टर को, इसके सभी लेक्चर्स को ध्यान से सुन रहे हैं एंड समझ भी रहे हैं। इफ देयर इज सम प्रॉब्लम, आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। यू नो माई फोन नंबर्स एटसेट्रा, यू कैन टॉक टू मी, नो प्रॉब्लम्स, ठीक है। और मैं आपको ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट मैक्सिमम पर्सन्स ऑफ इट दे कैन गेट बेनिफिटेड। बिकॉज मेरे लेक्चर्स में ड्रामा नहीं है, इट इज प्योर सब्जेक्ट। आई स्टार्ट विद द सब्जेक्ट एंड एंड्स विद द सब्जेक्ट, ठीक है ना। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप एक स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह ही रहना चाहिए, है ना। तो दिस इज टू अंडरस्टैंड प्योर केमिस्ट्री। कीप फॉलोइंग मी एंड subscribe my channel so that more and more of the persons they can get benefited.